नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी बन गई है। तो इसका राइट आंसर होगा नमो भारत। भारत का दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए किस शहर में सेजेक्स 2025 की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की है जेद्दा में। जेद्दा जेद्दा जो है एक एयरपोर्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है। तो यह प्रदान की गई है उदयपुर को। जो उदयपुर है उसको रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं अभिषेक माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि समुद्री प्रदक्षिणा नामक भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान किस शहर में शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में विकसित किया जाएगा। तो ये विकसित किया जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया अल्बानिया में। तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किस देश ने जो दुनिया का पहला AI जनित मंत्री यानी AI से रिलेटेड AI जनित मंत्री नियुक्त कर दिया गया है, वो अल्बानिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न होगा, नेपाल का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है सुशीला कार्की को। तो दोस्तों अभी जो नेपाल में हुई हाल ही में घटना हुई है उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वो जो युवा थे वहाँ के, उन्होंने उनको हटा दिया है और जो कार्यकारी प्रधान नियुक्त की गई हैं वो सुशीला कार्की नियुक्त की गई हैं। और इसका कारण क्या है दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को विस्तार से बता दे रहा हूँ कि शुरुआती वजह जो मानी जा रही हैं, तो सोशल मीडिया को बंद करने की वजह भी मानी जा रही है, क्योंकि सरकार ने लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि बंद कर दिया था। ठीक है। और इससे क्या, युवाओं में बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ मनोरंजन के केवल साधन ही नहीं है, बल्कि उससे कुछ लोग पढ़ाई भी करते हैं और अनेक प्रकार की सूचना लेते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो प्रॉब्लम कर रही थी युवाओं को या वहाँ की जनता को। और सबसे जो बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है सामने, वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता। क्योंकि जो वहाँ की जो राजनेता टाइप के लोग थे, तो वो लोग जैसे वहाँ पे टिकटॉक बैन नहीं था, तो उन लोगों के जो बच्चे थे वो विदेशों में पढ़ रहे थे। और वो लोग जो अपनी लाइफ स्टाइल थी, यानी कि बहुत ही उच्च लेवल की, कहीं रेस्टोरेंट में पार्टी करना या भड़कीली जीवन शैली या महंगे कपड़े पहनना या महंगे शौक़ रखना, महंगी गाड़ियाँ लेना, तो वो लोग क्या थे, वहाँ के जो थे राजनेताओं के बच्चे, तो वो लोग उसको फ़ोटो लेकर या वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालते थे। तो वहाँ की जनता ये सब देख रही थी, यानी त्रस्त थी। तो यही सब वहाँ के लोगों को असंतुष्ट कर रहा था। ये हालांकि ये बहुत पहले से आग सुलगना शुरू हो गई थी। तो वहाँ की जो जनता है वहाँ बेरोजगारी से मर रही है, भुखमरी से मर रही है। और वो लोग सोच रहे हैं कि ये हम ऐसे जी रहे हैं और ये लोग इतनी लाइफ स्टाइल अच्छे से जी रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रदर्शन शुरू हुआ बड़े पैमाने पर, वो विशेष रूप से राजधानी काठमांडू में शुरू हुआ। ठीक है। लोगों ने सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए या नारेबाजी शुरू कर दी। और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने संसद भवन सहित कई सरकारी कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट वगैरह में उन्होंने आग लगा दिया। और जो सरकारी बिल्डिंगें थी वहाँ पे भी आग लगा दी। तो सरकार ने क्या किया कि उन्होंने डायरेक्ट गोली मार दी, वो भी सर में कई लोगों के, डायरेक्ट हेड पॉइंट पे। तो इससे क्या हुआ, जनता और भड़क गई। तो इससे और बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। हालांकि ये सब प्रदर्शन के बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म थे उनसे जो रोक लगा दी गई, हटा दी गई है। और जो प्रधानमंत्री वहाँ के से KP शर्मा ओली, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और भागना पड़ा देश छोड़कर। तो जो KP शर्मा ओली थे, वो जो उनका झुकाव था वो चीन की तरफ ज़्यादा था। ठीक है।
तो एक इसमें ये भी वजह मानी जा रही कि ये कहीं ना कहीं भारत ने करवाया है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो जो चुनाव होने हैं वो 2026 में यहाँ पे चुनाव होंगे, मार्च में। तो इसमें नुकसान यही हुआ है कि कम से कम 70+ लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, और जो वहाँ का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि दुकानों, सड़कों और गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, जलाया गया है, और कई सार्वजनिक सेवाएं जो प्रभावित हुई हैं, और हालांकि आम जनता का जीवन जो है बहुत प्रभावित हुआ है। और इसमें जितने भी मंत्री थे उनको सारे लोगों को इस्तीफ़ा देना पड़ा है। और वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ जो वहाँ के वित्त मंत्री थे उनको दौड़ा दौड़ा के वहाँ के युवा मार रहे हैं। तो ये सब वजह रही हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई क्लास में।